इंग्लिश ग्रामर की सबसे बड़ी भूल जो अभी तक तुम करते आए हो, वह स्कूल जाता है, मैं उसे 2 वर्ष से जानता हूँ। वह 2 साल से दिल्ली में रहता है। मुझे आम खाना पसंद है। कहीं तुम इन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस तो नहीं समझ रहे मेरे भाई? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो आज तुम्हारे कॉन्सेप्ट की जड़ें हिल जाएंगी, क्योंकि मास्टर लेवल ट्रांसलेटर पर हम इंग्लिश को समझते नहीं, निचोड़ कर रख देते हैं। और आज का हमारा मिशन है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हम सिर्फ यही एक चीज नहीं बल्कि 30+ कोर सीक्रेट्स, हिडन स्ट्रक्चर्स एंड पैटर्न्स को रिवील करने वाले हैं जो आप नहीं जानते होंगे। सबसे पहले ये समझिए कि ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि ये हमारा ना तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और ना ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, बल्कि यह है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और यहाँ पर तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है, ये हमारा फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जबकि इसके लास्ट में ता है, ती है, ते है, ताऊ कुछ आया ही नहीं है। और ये सब तो बच्चों का खेल है, असली खेल तो अब शुरू होने वाला है, जिसमें आप ऐसे ऐसे राज जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो आपने पहले कभी सुने भी नहीं होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट को सही से समझने के लिए एक चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ होता है, क्योंकि हिंदी के लॉजिक अलग होते हैं और इंग्लिश के लॉजिक अलग होते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज इक्वल टू रिपीटेड एक्शन और फीलिंग्स, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो यूज होगा तो रिपीटेड एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए होगा और फीलिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए होगा। जैसे कि आपकी हैबिट हो गई, यूनिवर्सल फैक्ट हो गए, रूटीन वर्क हो गए, फ्यूचर फिक्स्ड प्लान हो गए, न्यूज हेडलाइन हो गई, और फीलिंग्स तो है ही। अब जैसे हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि बनता कैसे है, तो अगर आपको पहचान लिखनी है इसकी हिंदी में तो लिख लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो पास्ट से अभी तक रिपीट होते आ रहे हैं। इसके हिंदी वाक्यों के अंत में अक्सर ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, लेकिन हमेशा आएंगे ये जरूरी नहीं, याद रखना। अक्सर आते हैं ता है, ती है, ते है, लेकिन अक्सर का मतलब ये नहीं कि हमेशा आएंगे। जैसे मुझे आम खाना पसंद है, जब मैंने बताया था ना पिछले वाले स्लाइड में। तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट पहले बनाते हैं, फिर V1 या V5 का प्रयोग करते हैं, फिर सब ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फिर इसके बाद अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। अब समझने की बात यह है कि इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है अफर्मेटिव में, और जब हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कौन करेगा, मेन वर्ब करेगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फॉर्मूला होता है SSPP। SSPP का मतलब क्या है, S का मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट और इस S का मतलब है सिंगुलर वर्ब। इस P का मतलब है कि प्लूरल सब्जेक्ट और इस P का मतलब है प्लूरल वर्ब। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगेगी। अब वर्ब प्लूरल और सिंगुलर कैसे होती है, जैसे हम लिखें यहां पर गो, तो गो हमारी प्लूरल है, यानी कि जितनी भी वर्ब हैं वो सब पहले से ही प्लूरल होती हैं। उनको सिंगुलर बनाने के लिए या तो एस लगाते हैं या तो ईएस लगाते हैं। जैसे गो हमारी प्लूरल थी, इसको सिंगुलर बनाने के लिए हमने क्या किया, ईएस लगाया। इसी तरह अगर हमारी कम यहाँ पर लिखी हुई है तो कम हमारी सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ये पहले से प्लूरल है, इसको सिंगुलर बनाने के लिए एस लगेगा। जैसे रन है तो रन सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आप कहेंगे कि प्लूरल है, तो सिंगुलर बनाने के लिए क्या करेंगे, एस लगाएंगे। तो ये चीज याद रखना, वर्ब का कॉन्सेप्ट नाउन से जस्ट उल्टा चलता है। जैसे मैं बॉय बोलूं तो बॉय सिंगुलर है, इसको प्लूरल बनाने के लिए एस लगा देंगे तो बॉयज जो है प्लूरल हो जाएगा। जैसे गर्ल बोलूं तो गर्ल आपको पता है कि सिंगुलर है, इसको अगर प्लूरल बनाना हो तो एस लगा देंगे तो गर्ल्स प्लूरल हो जाएगा। जबकि वर्ब में एस या ईएस लगा देने से वर्ब सिंगुलर बन जाती है, हो गया ना उल्टा। नाउन में एस या ईएस लगाने से नाउन प्लूरल बनता है,
जबकि वर्ब में एस या एस लगाने से वर्ब सिंगुलर बनती है। अब एक तो सेंटेंस समझिए हैबिट वाला, जैसे कुत्ता कुत्ता अजनबियों पर कुत्ता अजनबियों पर भौंकता है, ये हो गया हैबिट का सेंटेंस। हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। कुत्ता अजनबियों पर भौंकता है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट बनाया जाता है। और अगर आपको नहीं मालूम है इसकी सेटिंग तो पीछे से आप बनाते चले आइएगा, लौटते आराम से सेंटेंस बन जाएगा। देखिए जरा कैसे, कुत्ता की क्या होगी, डॉग। फिर इसके बाद पीछे जाएंगे, इसमें लास्ट का जो है हूं हो होता है उसकी इंग्लिश नहीं बनाते हैं। थोड़ी और पीछे आएंगे तो भौंकता, भौंकने की क्या होती है, बार्क होती है, बार्क होती है तो बार्क लिख दिए। अब यहाँ प्रॉब्लम एक तो ये है कि डॉग हमारा सिंगुलर है और बार्क हमारा प्लूरल है, तो दोनों का जो फॉर्मूला है ना तो एसएस वाला लग रहा है ना पीपी वाला लग रहा है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब है, तो वर्ब को भी सिंगुलर बनाने के लिए हम इसमें एस जोड़ देंगे। अब थोड़ी और पीछे आएंगे तो पर की अंग्रेजी हमें क्या लिखना है, पर की अंग्रेजी यहां पर लिखेंगे एट। अब अजनबियों की क्या लिखेंगे, अजनबियों की होती है स्ट्रेंजर, लेकिन ये कॉमन नाउन है तो हमें लिखना है द स्ट्रेंजर्स। तो क्या बनेगा हमारा सेंटेंस, डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर्स। अब अगर हम बात करें यूनिवर्सल फैक्ट की, तो यूनिवर्सल फैक्ट का सेंटेंस कौन सा होता है, यूनिवर्सल फैक्ट जैसे सूर्य पूरब से उगता है, सूर्य पूरब से उगता है, ये हो गया यूनिवर्सल फैक्ट। अब इसको ट्रांसलेट करना है तो ये कैसे बनेगा, सबसे पहले सूर्य की अंग्रेजी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, द सन। इसके बाद पीछे से बनाते चले आएंगे, इसकी बनाना नहीं है। उगने की क्या होती है, राइज। अब प्रॉब्लम यहां भी है कि सन तो सिंगुलर है और राइज हमारी प्लूरल है, तो इसको भी सिंगुलर बनाने के लिए हम इसमें एस लगा देंगे। और यहां पर से की अंग्रेजी बनाने के लिए हमें फ्रॉम नहीं बल्कि इन का प्रयोग करना होता है। तो इन, और पूरब की क्या होगी, ईस्ट होती है, लेकिन हमें लिखना है द ईस्ट। जब भी हमें किसी दिशा का नाम लिखना हो, साउथ ईस्ट ईस्ट वेस्ट कुछ भी लिखना हो और उसके पहले कोई प्रेपोजिशन हो तो दिशा के नाम के पहले द जरूर लगा दिया जाता है। तो क्या बनेगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब अगर हम बात करें रूटीन वर्क की, रूटीन वर्क कौन से होते हैं, एक तो रूटीन वर्क का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे रूटीन वर्क में मैं सुबह जल्दी उठता हूं, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, ये हमारा रूटीन वर्क में है क्योंकि ये रूटीन में आता है। अच्छा, रूटीन वर्क में आप ये मत समझना कि सिर्फ डेली रूटीन ही आएगा, डेली रूटीन भी होता है, वीकली रूटीन भी होता है, मंथली रूटीन भी होता है और ईयरली रूटीन भी होता है, या फिर कभी कभी का रूटीन भी होता है। यानी कि जो घटनाएं कभी कभी होती हैं वो सब चीजें हम रूटीन वर्क में ही रखते हैं। मैं सुबह जल्दी उठता हूं, सबसे पहले क्या बनाना है, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर सेंटेंस को पीछे से बनाएंगे। हूं की बनाना नहीं है। उठने की क्या होती है, उठने की होती है गेट अप। ये फ्रेजल वर्ब है, मैंने वर्ब वाले सेक्शन में इसको अच्छे से समझा दिया है। अब थोड़ी और पीछे आएंगे तो क्या बनता है, जल्दी। जल्दी की क्या होती है, अर्ली, ERLY। थोड़ी और पीछे आएंगे तो सुबह, सुबह की क्या होती है, मॉर्निंग। लेकिन जब सुबह के बाद से या तक ना लगा हो तो सुबह की अंग्रेजी मॉर्निंग नहीं बल्कि इन द मॉर्निंग लिखी जाती है। तो क्या बनेगा, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब सवाल ये आता है कि सर आई सिंगुलर है या प्लूरल है। गेट अप इसमें
दो वर्ड हैं, तो हम एस किस में लगाएं, इसमें लगाएं या इसमें लगाएं? तो पहली बात मैं ये क्लियर कर दूं कि आई हमारा सिंगुलर नहीं प्लूरल है, इसमें एस या ईएस नहीं लगना है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं की जगह वह होता तो जो हम एस लगाते गेट में लगाते, यानी कि पहले वाले वर्ड में एस या ईएस लगाया जाता है। अब एक सीक्रेट समझिए कि प्रेजेंट के जो चार टेंस होते हैं, तो प्रेजेंट के चारों टेंसेज में इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सब में आई प्लूरल ही होता है। जबकि पास्ट के जितने चार टेंसेज हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट के सभी टेंसेज में आई सिंगुलर होता है। याद रखिएगा ये फैक्ट, यानी कि प्रेजेंट के सभी टेंसेज में आई प्लूरल है और पास्ट के सभी टेंसेज में आई सिंगुलर है। तो ये हो गया हमारा डेली रूटीन वाला। अब फ्यूचर फिक्स्ड प्लान की बात कर लेते हैं कि फ्यूचर फिक्स्ड प्लान में कैसी घटनाएं होती हैं जो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनती हैं, क्योंकि उनके लास्ट में तो गागी के आता है लेकिन बनती प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। जैसे प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे। अब ये सेंटेंस तो हमारा फ्यूचर इंडिफिनिट का है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर ये कहती है कि यदि फ्यूचर का कोई प्लान है और वो फिक्स्ड है, या फिर दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि पब्लिकली फिक्स्ड है, तो ऐसी घटनाओं को व्यक्त करने के लिए हमें प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं, इसका फ्यूचर इंडिफिनिट में भी ट्रांसलेशन किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा उचित माना जाता है प्रेजेंट इंडिफिनिट में यूज करना। जैसे हम यहाँ पर प्रधानमंत्री की क्या लिखेंगे, द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर। अब सब्जेक्ट हमारा बन गया, सब्जेक्ट बनाने के बाद सेंटेंस को पीछे से बनाते हैं। जाने की क्या होती है, गो होती है, और प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें वर्ब को भी सिंगुलर बनाना है, इसमें ईएस लगाना है। थोड़ी और पीछे आएंगे तो अमेरिका, अमेरिका की अमेरिका ही होती है, अमेरिका ही होती है, तो यहाँ पर लिख देंगे अमेरिका। और फिर इसके बाद कल, कल की टुमारो ही होगी, TOMORROW। टुमारो होता है आने वाला कल, और यस्टरडे होता है बीता हुआ कल। लेकिन अभी इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि गोज के बाद हमें टू लगाना है। जब डेस्टिनेशन पता हो कि कहाँ जाना है, कहाँ जाने की बात हो रही है, तब आपको गो, गोज या वेंट, गॉन के बाद टू जरूर लगा देना है। और ये हमारा हो गया फ्यूचर फिक्स्ड प्लान का। अब जैसे न्यूज की हेडलाइन की बात करें, तो न्यूज की हेडलाइन का जो सेंटेंस होता है वो हमारा देखने में एकदम पास्ट इंडेफिनिट का लगता है और बनता किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। खैर ये ज्यादा जो है उसमें तो काम नहीं आता है एकेडमिक में, लेकिन इसका आपके कंपटीशन में बहुत यूज होता है। न्यूज की हेडलाइन जैसे मैं बोलूं कि शेर ने एक बच्चे को मार दिया, शेर ने एक बच्चे को मार दिया। मारने का मतलब यहां पर जान से मारने का है, ठीक। तो क्या लिखेंगे, शेर की अंग्रेजी द लायन हो गई। फिर इसके बाद पीछे से बनाएंगे मार दिया, हालांकि ये तो पास्ट इंडिफिनिट है, लेकिन अगर न्यूज की हेडलाइन में लिखना हो तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, किल्स लिखेंगे। किल्स क्यों लिखा, किल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि लायन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। फिर इसके बाद को की अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद अगर हो तो बेसिकली को की अंग्रेजी नहीं बनाई जाती है। एक बच्चे की अंग्रेजी क्या होगी, अ चाइल्ड, द लायन किल्स अ चाइल्ड। तो इस तरह से हमारे न्यूज के हेडलाइंस को व्यक्त करने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। अब हम बात करते हैं फीलिंग्स की। अब हम बात करते हैं फीलिंग्स की। जैसे मैं यहाँ पर सेंटेंस लिखूं कि तुम मुझे पसंद हो, तुम
मुझे पसंद हो। अब ये सेंटेंस हमारा इसके लास्ट में ता है, ती है, ते है, ये सब नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज करना होता है। तो मुझे पसंद हो, इसमें ज्यादातर बच्चे सेंटेंस गलत बनाते हैं, सब्जेक्ट क्या बनाते हैं, यू, जबकि सब्जेक्ट यू नहीं है। तो मुझे पसंद हो, तो पसंद करने का काम किसने किया, मैंने किया, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या होगा, मुझे यानी कि आई। हालांकि मुझे की अंग्रेजी तो मी होती है, लेकिन सब्जेक्ट बनाना है तो सब्जेक्टिव केस लगेगा। फिर पीछे से बनाएंगे, पसंद करने की क्या होती है, लाइक। और मैंने क्या बताया था कि प्रेजेंट के जितने टेंस हैं उनमें सब में आई प्लूरल होता है, इसलिए लाइक ही रहने देंगे, लाइक्स नहीं लगाएंगे। फिर इसके बाद क्या बचा, तुम्हें, तुम्हें की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, यू। तो इस तरह से हमारा जो प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज है तो इन सब सिचुएशंस में किया जाता है। अब एक बेसिक चीज समझ लेते हैं, जैसे मैंने तुम्हें समझाया कि वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस लगता है। क्यों लगता है, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए, लेकिन एस कब लगता है और ईएस कब लगता है, इसको भी समझना जरा। अगर वर्ब के लास्ट में ओ हो, एक्स हो, जेड हो, एस हो, डबल एस हो, एस एच हो या फिर सी एच हो, तो हमें क्या लगाना है, तब हमें ईएस लगाना है। और बाकी सभी वर्ब के साथ हमें क्या लगाना है, एस लगाना है। जैसे यहाँ पर गो के लास्ट में क्या लिखा हुआ है, ओ लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पर ईएस लगाया। इनमें ना तो लास्ट में एस है, ना डबल एस है, ना ओ है, ना एक्स है, ना जेड है, ना, तो इनमें हमने क्या लगाया, एस लगाया। यानी कि अगर ये लास्ट में लिखा होगा वर्ब के तब ईएस लगाओगे, अगर ये नहीं लिखा होगा तो एस लगाओगे। अब हम देखते हैं इसके निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करते हैं इसके निगेटिव सेंटेंसेस की कि इसके निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे। तो निगेटिव सेंटेंस का सिंपल सा रूल है कि नकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट लगा देते हैं। अगर आप चाहें तो लिख लें। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या फिर डज नॉट प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अच्छा, निगेटिव में वर्ब में एस या एस नहीं लगाना होता है। देखिए, डू कब लगाना है और डज कब लगाना है, यहां पर मैंने लिख दिया है। यदि आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट या फिर सिंगल नेम हो तब आप डज लगाओगे। और यदि सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या फिर प्लूरल हो, यानी कि डबल नेम हो या ट्रिपल नेम हो या प्लूरल कोई भी नाउन हो, तो आप डू लगाएंगे, यानी कि डू नॉट लगाएंगे, और ऊपर वाले में डज नॉट लगाएंगे। अब रियल फैक्ट इसका ये है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब डज होती ही नहीं है बल्कि डू होती है। तो फिर डज कैसे बन जाता है, मैंने पहले भी बताया था कि हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है वर्ब की हेल्प करने के लिए आई हुई वर्ब। और जब वर्ब की हेल्प करने के लिए आई है तो जाहिर सी बात है कि वर्ब का काम भी करेगी। और वर्ब का काम क्या है, सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट करना, यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर बनना पड़ता है। तो हमारा जो डू है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर बन जाता है, और लास्ट में ओ लगा है तो इसमें सिंगुलर बनाने के लिए ईएस लगता है। इस प्रकार हमारी डज बन जाती है, नहीं तो इसकी हेल्पिंग वर्ब सिर्फ डू ही है, डज तो सिंगुलर बनाने के लिए बनता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे वह आम नहीं खाती है, तो सबसे पहले क्या करना है कि वह की अंग्रेजी लिखेंगे तो सी हो जाएगी, और इसके तुरंत बाद इस नहीं के लिए हमें डू नॉट या डज नॉट लगा देना है। और सब्जेक्ट हमारा सी है तो क्या लगेगा, डज नॉट। क्या लगेगा, डज नॉट। फिर इसके बाद थोड़ी और पीछे से, जैसे ही डू नॉट या डज नॉट लग जाए तो आपको पीछे से बनाते चले आना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, खाती, खाने की अंग्रेजी क्या होती है, ईट। अब इसमें वर्ब में एस एस नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पर लगा दिया था डू में, तब डज बना था। तो खाने की हो गई, थोड़ी और पीछे आएंगे, नहीं की बनाना नहीं है क्योंकि हमने पहले ही बना लिया था। आम की क्या होती है, मैंगो। तो यहाँ पर हो जाएगा मैंगो। तो क्या हो गया, सी डज नॉट ईट मैंगो। अब दूसरे वाले को कैसे बनाएंगे, मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई, और आई के साथ क्या लगता है, डू नॉट या डज नॉट। नहीं के लिए तुरंत सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट लगाना। आई के साथ क्या लगेगा, डू नॉट की डज नॉट, तो डू नॉट लगेगा। क्यों, क्योंकि आई प्रेजेंट के सभी
टेंसेज में प्लूरल होता है। तो यहाँ पर हम डू नॉट लगा दिए। अब पीछे से बनाते चले आओ। जानने की क्या होती है? नो। थोड़ी और पीछे आओ। नहीं की बनाना नहीं है क्योंकि पहले ही बना चुके थे। उसे की अंग्रेजी हिम या फिर हर हो जाती है। अगर लड़की की बात है तो हर, लड़के की बात है तो हिम। अब ये वाला सेंटेंस खुद से ट्रांसलेट करना है, तुम्हें कमेंट में बताना है। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो इस सेंटेंस को कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या इसका बनेगा, क्योंकि इसमें एक सीक्रेट है टू वाला, कि टू लगना है या नहीं लगना है। तो जरा कमेंट करके बताना कि इसका क्या बनेगा इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब हम देखते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज की, जिन्हें हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक वो जो क्या से शुरू होते हैं और दूसरे वो जिनके बीच में प्रश्न सूचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, क्या, कैसे आदि आ जाते हैं। तो अगर आप पहले का रूल लिखना चाहें तो सिंपल सा रूल है कि यदि हिंदी वाक्य क्या से शुरू हो तो क्या की अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, बल्कि डू या डज को सबसे पहले रखते हैं, फिर सब्जेक्ट प्लस कोष्टक में नॉट प्लस B1 का प्रयोग करते हैं। और दूसरा है, स्ट्रक्चर तो लिखा ही हुआ है तो पहले का स्ट्रक्चर ये हो गया। दूसरा रूल है हमारा, यदि हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, क्या, कैसे आदि आ जाएं तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं, फिर डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस कोष्टक में नॉट प्लस B1 का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस कोष्टक में नॉट और प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहाँ पर एक सीक्रेट ये है कि चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो चाहे निगेटिव सेंटेंस हो, जो भी सेंटेंस हो, अगर डू या डज उसमें लगा हुआ है तो फिर वर्ब में एस या ईएस नहीं लगता है। ये विशेष याद रखने की जरूरत है, क्योंकि ये पॉइंट अगर याद ना हुआ तो यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। अब हम देखते हैं इसे सिंपल से एग्जांपल्स के माध्यम से। जैसे क्या तुम मुझे जानते हो, तो दुनिया का कोई सेंटेंस अगर क्या से शुरू है तो क्या की अंग्रेजी नहीं बनाते हैं। दुनिया का कोई सेंटेंस अगर क्या से शुरू है तो क्या की अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, बल्कि उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखते हैं। तो हमें डू या डज रखना है। सब्जेक्ट हमारा यू है तो यू के अनुसार हमारा क्या होना चाहिए? डू होना चाहिए। फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर हमारा कहता है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू। और फिर इसके बाद अगर नॉट हो, इसमें नहीं शब्द दिया हो तो नॉट तुरंत लगा देना है सब्जेक्ट के बाद, ना दिया हो तो फिर नहीं लगाना। और फिर जैसे ही नॉट के बाद की बात है तो सेंटेंस पीछे से बनाते चले आओ। जानने की क्या होती है? नो होती है, नो लिख दिया। थोड़ी और पीछे आओ तो मुझे, मुझे की क्या हो जाएगी? मी हो जाएगी। और कुछ बचा नहीं तो बस क्वेश्चन मार्क लगा दो, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। अब दूसरे सेंटेंस को देखो, ये भी क्या से शुरू है और क्या से शुरू हो तो क्या की अंग्रेजी बनाना नहीं है, सबसे पहले डू या डज रखना है। तो यहां पर हमें डू के बजाय डज रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस हमारा जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का वो है वह, और वह हमारा चाहे ही बने चाहे सी बने ये सिंगुलर होता है, और सिंगुलर में हम डज लगाते हैं और प्लूरल में डू लगाते हैं। अब इसको बनाने के बाद सब्जेक्ट बनाते हैं। सब्जेक्ट बना दिया, सी हो गया। बस पीछे से बनाते चले आओ, क्योंकि नाट तो है नहीं। खाने की क्या होती है? ईट होती है। और आम की क्या होती है? मैंगो होती है। क्या वह आम खाती है? डज सी ईट मैंगो। अब इस सेंटेंस को देखो, ये भी क्या से शुरू है, लेकिन इस सेंटेंस को मुझे कमेंट बॉक्स में बनाकर बताओ, क्योंकि इसमें एक ट्विस्ट है कि कहाँ पर टू लगाना है कहाँ पर नहीं लगाना है, इसमें टू लगेगा या नहीं लगेगा। अगर अभी तक समझ में आ गया है कि क्या वाले कैसे बनाते हैं तो इस सेंटेंस को कमेंट करके बताओ कि क्या इसकी इंग्लिश बनेगी। अब हम समझते हैं इसके कुछ डबल इंट्रोगेटिव के एग्जांपल्स। जैसे तुम दिन भर क्या करते हो, इसमें बीच में क्या आया है? बीच में क्वेश्चन वर्ड क्या आ गया? तो चाहे कब हो, क्यों हो, क्या हो, कहाँ हो, कैसे हो, तो क्वेश्चन वर्ड कोई भी बीच में है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं। तो क्या के लिए हम क्या लगाते हैं? व्हाट। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड बना लिया। फिर इसके बाद क्या बनता है? डू या डज।
तो सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट यू है तो क्या लगाएंगे, डू या डज, तो यहाँ पर डू लगेगा क्योंकि यू प्लूरल होता है और यू के साथ डू लगता है। अब तुरंत जैसे ही हमारी हेल्पिंग वर्ब लिख जाए तो हमें सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम की अंग्रेजी हो गई यू। फिर इसके बाद सेंटेंस में देखना है कि नॉट तो नहीं, अगर नॉट हो तो लगा देना है, नहीं हो तो पीछे से बनाते चले आओ। करने की क्या होती है, डू होती है तो डू लिख दिए। थोड़ी और पीछे आ जाओ, दिन भर की होती है आर डे लॉन्ग। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें 2 बार डू लगा हुआ है, तो बेटा एक बार यहाँ पर वर्ब के लिए लगा हुआ है और एक बार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के लिए लगा हुआ है। तो ये वाला हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, तो दोनों डू से कंफ्यूज मत हो जाना कि दो डू कैसे लगे हुए हैं। अब वह यहाँ क्यों नहीं आता है, कई बच्चे इसको इसको भी क्वेश्चन वर्ड समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ये एडवर्ब है। तो यहाँ पर हम क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे व्हाई। फिर इसके बाद हमें डू या डज लिखना है। सब्जेक्ट क्या है वह, तो इसके लिए हमारा डज होगा। फिर हमें सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट क्या है वह, तो यहाँ पर वह के लिए ही लिखेंगे क्योंकि लड़का है, लड़की होती तो आती है लिखा होता। फिर पीछे से बनाते चले आते हैं। नॉट देखना है पहले कि नॉट तो नहीं है, तो नॉट तो यहाँ पर है, तो अगर नॉट है तो तुरंत सब्जेक्ट के बाद इंट्रोगेटिव में नॉट लगा दिया जाता है। फिर पीछे से बनाते चले आते हैं। आने की क्या होती है, कम होती है तो कम लिख देंगे। इसके बाद इसकी बना ही लिए थे, इसकी भी बना लिए थे, इसकी नहीं बनाए थे, तो यहाँ की क्या हो जाएगी हेयर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, सेंटेंस हमारा बन गया। अब इस सेंटेंस को तुम्हें कमेंट करके बताना है कि इसका क्या बनेगा। अगर अभी तक समझ में आ गया है कि कैसे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो कमेंट करके बताओ कि इसका क्या ट्रांसलेशन बनेगा। अब हम इसके कुछ और ज्यादा इंटरेस्टिंग और स्पेशल फैक्ट्स को देखते हैं। अब यहां से हमारी शुरुआत होती है स्पेशल रूल्स की, जहां पर सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। देखिए, यदि सेंटेंस में कभी नहीं यानी कि नेवर दिया हो, कभी नहीं की इंग्लिश क्या होती है, नेवर होती है, तो नेवर वाले वाक्यों में डू डज नहीं लगाते हैं। नेवर वाले सेंटेंस हमारे अफर्मेटिव की तरह बनते हैं, इनमें डू डज नहीं लगाते हैं। अगर आपको इसका रूल लिखना हो तो इसका सिंपल सा रूल है, यदि हिंदी वाक्य के बीच में नेवर यानी कि कभी नहीं आ जाए तो डू डज का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत नेवर लगाते हैं, फिर B1 या B5 का प्रयोग करते हैं। यानी कि कभी नहीं वाले में डू डज नहीं लगाना है। स्ट्रक्चर कैसे होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नेवर लगाना है और नेवर के बाद या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगानी है, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड लगाना है, फुल स्टॉप लगा देना है। जैसे वह यहाँ कभी नहीं आती है, तो सबसे पहले वह की अंग्रेजी बनाएंगे, लड़की है तो सी हो जाएगी, फिर तुरंत नेवर लगा देना है। क्या लगा देना है, नेवर लगा देना है। फिर इसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म रखना है, तो पीछे से बनाएंगे। आने की क्या होती है, कम होती है, लेकिन सब्जेक्ट हमारा सी है तो सी सिंगुलर है, तो इसको भी हमें सिंगुलर बनाने के लिए एस लगाना पड़ेगा। इसमें क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि जब डू डज लगते हैं तो वही एग्रीमेंट कर लेते हैं, और जब हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है तो फिर मेन वर्ब भी एग्रीमेंट करती है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए एस या एस लगाना पड़ता है। अब थोड़ी और पीछे आएंगे तो कभी नहीं, कभी नहीं कि हम पहले ही बना चुके थे। यहाँ की क्या होती है हियर, तो क्या बनेगी, वह यहाँ कभी नहीं आती है, मतलब सी नेवर कम्स हेयर। अब जैसे दूसरा सेंटेंस है, मैं कभी किसी को गाली नहीं देता हूँ, यहाँ कभी लगा है और यहाँ नहीं लगा है, तो कभी और नहीं थोड़ा दूर दूर भी हो सकते हैं, लेकिन दूर दूर हो तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बनेगा वैसे ही, और इनकी अंग्रेजी नेवर ही होती है। जैसे मैं की अंग्रेजी पहले बनाएंगे तो क्या होगी, आई, तुरंत बाद हमें नेवर लिखना है कभी नहीं के लिए। अब इसकी और इसकी हमने बना ली, फिर पीछे से बनाते चले आना है, तो देना हो गया और गाली हो गया। तो अच्छा, गाली और देना दोनों मिला के बोलते हैं, देने की अंग्रेजी गिव नहीं लिखोगे, गाली और देने दोनों को मिला करके गिव सॉरी एब्यूज होती है, ए बी यू आई नेवर एब्यूज। अब थोड़ी और पीछे आओ तो को लिखा है, को की बनाते नहीं है ऑब्जेक्ट के बाद हो, फिर किसी, किसी की होती है एनी वन। आई नेवर एब्यूज एनी वन, मैं कभी किसी को गाली नहीं देता हूँ। वह कभी मंदिर नहीं जाती है,
यहाँ पर कभी लिखा है और यहाँ पर नहीं लिखा है, यानी कि दूर दूर है, तब भी इसकी अंग्रेजी नेवर ही बनेगी। अब इसको कमेंट करके बताओ अगर समझ में आ गया है कि नेवर वाले कैसे बनते हैं। इस सेंटेंस को अगर बना लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि नेवर वाले सेंटेंस अच्छे से आ गए हैं। अब हम बात करते हैं हु की, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं। देखिए, हु हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है। यदि हिंदी में कौन या किसने आ जाए तो उसकी इंग्लिश होती है हु, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है। लेकिन जिस सेंटेंस में हु होता है, यानी कि कौन या किसने होता है, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, बल्कि यही सब्जेक्ट का काम करता है। इसलिए इसको किस तरह ट्रीट करना है, सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना है, क्वेश्चन वर्ड की तरह ट्रीट नहीं करना है। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सबसे पहले हु आएगा, फिर डू डज नहीं लगाते हैं, जैसे बाकी क्वेश्चन वर्ड में डू डज लगाते हैं, तो हु के साथ डू डज नहीं लगाते हैं। तो हु लिख दिया, इसके बाद V1 या V5 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इससे हमारा जो है सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर इस सेंटेंस में नहीं लगा हो, जैसे कि इसमें लगा हुआ है, इसमें कि उसे कौन नहीं जानता है, तो फिर हम क्या करेंगे, निगेटिव जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे हु, फिर इसके बाद तुरंत डज नॉट लग जाएगा, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। और एक सीक्रेट बता दूं कि हु के साथ हमेशा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ही लगाना अफर्मेटिव में, क्योंकि 99% केसेज में हु सिंगुलर सब्जेक्ट का ही काम करता है। तुम्हें पैसे कौन देता है, अब ये क्वेश्चन वर्ड है तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनानी है, तो हमारा हो जाएगा हु। फिर इसके बाद इसमें देखना है नहीं तो नहीं है ना, नहीं तो है ही नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पीछे से बनाएंगे। पढ़ाने की क्या होती है, टीच होती है, टीच होती है, तो हम लिखेंगे टीचेस। टीच क्यों लिखेंगे, क्योंकि हु हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ना कि क्वेश्चन वर्ड का। तो इसलिए हमें डू डज यहाँ पर नहीं लगाना है। जब डू डज नहीं लगता है तो वर्ब में एस या ई एस लगाना पड़ता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और 99% केसेज में हु सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करता है। अब हम सेंटेंस को पीछे से बनाते चले आ रहे हैं, कौन की बना ही लिए थे। अंग्रेजी की क्या होती है, इंग्लिश होती है, और फिर इसके बाद तुम्हें की क्या होगी, यू होगी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे यू। अब कुछ बच्चे सवाल पूछ रहे होंगे, सर यहाँ पर टू कैसे आया है, तो मैंने पहले ही समझा रखा है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात है। अगर यू को पहले लिखते तो फिर टू नहीं लगाना पड़ता, लेकिन यू को बाद में लिखा इसलिए टू लगाना पड़ा है। दूसरा सेंटेंस है हमारा निगेटिव, तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम हु लिखेंगे, इसके बाद जैसे हम असर्टिव सेंटेंस में करते हैं निगेटिव वाले में, तो सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं, तो हु वाले में तुरंत आपको डज नॉट लगा देना है। यहाँ पर डज नॉट लगा दिए, पीछे से बनाते चले आना है। तो जानने की क्या होती है, नो होती है, तो यहाँ पर नो लिख दिए। अब नो में एस या एस नहीं लगे, क्योंकि जब डू या डज लग जाता है तो वर्ब में एस या एस नहीं लगता है। अब थोड़ी और पीछे आएंगे, नहीं की बना ही लिए थे, कौन की भी बना लिए थे, और उसे की अंग्रेजी बची तो उसे की हो जाती है हिम, और यदि लड़की है तो हर, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, सेंटेंस हमारा बन गया। लास्ट वाला सेंटेंस तुम्हारे लिए है, इसको कमेंट करके बताओ क्या इसको बना सकते हो, क्या इसको बना पाओगे। अगर बना पाओगे तो कमेंट करके बताओ कि इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा। अब कहीं पे मुझे डाउट दिखेगा तो फिर आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट सीक्रेट है हमारा हाउ मेनी और हाउ मच वाला। यदि कितना, कितनी, कितने, यानी कि जिसे इंग्लिश में हाउ मेनी या हाउ मच कहते हैं, ऑब्जेक्ट से पहले हो तो कैसे बनेगा। सबसे पहले हाउ मेनी या हाउ मच लगाओगे, फिर नाउन यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उसे लिखोगे, और फिर इसके बाद डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आप हटा दीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका वहीं पर लग जाना है, तो अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क कर दीजिएगा। ठीक, जैसे एग्जांपल से समझते हैं, वह कितने सेब खाता है, तो कितने और सेब ये एक साथ बनेंगे। हाउ मेनी एप्पल्स एक साथ बनेगा, क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से पहले कितना, कितनी, कितने आया है। कैसे पता चलेगा ऑब्जेक्ट है,
जब इससे क्या का या किसे का प्रश्न किया जाता है तो जो उत्तर प्राप्त होता है वही ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैं बोलूं वह कितने सेब खाता है, क्या खाता है, सेब खाता है, तो सेब हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो कितने सेब की अंग्रेजी क्या होगी, हाउ मैनी एप्पल्स, हाउ मैनी एप्पल्स। फिर इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, डू या फिर डज। तो यहां पर हमारी डज लगेगी। कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि यहाँ एप्पल सब्जेक्ट है तो इसके बाद डू लगाना चाहिए, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, सब्जेक्ट हमारा वह है, तो वह के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगी डज। तो हाउ मैनी एप्पल्स डज ही, फिर पीछे से बनाना शुरू करोगे तो क्या हो जाएगी, ईट, और कुछ बना नहीं बचाने बनाने को तो हम बचा नहीं बनाने को तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब दूसरे सेंटेंस को देखो, तुम कितना पानी पीते हो, तो कितना और पानी एक साथ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर। फिर इसके बाद हमें डू या डज लगाना है, तो यहां पर हम डू लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यू है। तो अब फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, यू आ गया, फिर पीछे से बनाएंगे तो पीने की क्या होगी, ड्रिंक, और फिर और कुछ बचा नहीं तो क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब सवाल ये आता है कि सर कब हाउ मेनी लगाना है और कब हाउ मच लगाना है। तो जिन चीजों को गिन सकते हो उनके पहले हाउ मेनी लगाया जाता है, और जिन चीजों को गिनते नहीं हो, नाप कर या तौल कर बताते हो, उनके पहले क्या लगाना है, उनको हम जिनको गिन नहीं सकते हैं उनके पहले हाउ मच लगाना है। तीसरा वाला सेंटेंस बना करके दिखाओ कि ये हाउ मैनी से बनेगा या फिर हाउ मच से बनेगा। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट रूल को। नेक्स्ट रूल है हमारा कि यदि किसका, किसकी, किसके, जिसकी अंग्रेजी हुज होती है, ऑब्जेक्ट से पहले दिया हो, यदि किसका, किसकी, किसके ऑब्जेक्ट से पहले दिया हो तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, हुज प्लस नाउन यानी कि ऑब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस बी1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी कि इसमें भी सेम हाउ मेनी और हाउ मच जैसा ही रूल लगता है यदि ऑब्जेक्ट से पहले किसका, किसकी, किसके दिया हो, और इंग्लिश उसकी क्या बनती है, हुज बनती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे वह किसकी किताबें पढ़ती है, तो किसकी किताबें ये एक साथ बनेगा तो क्या बनेगा, हुज बुक्स, हुज बुक्स। अब इसके बाद हमें डू या डज लगाना है, सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, सब्जेक्ट वह है, लड़की है, तो हम इसके लिए सिंगुलर है ना तो डज लगाएंगे। फिर इसके बाद वह के लिए क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे क्योंकि लड़की है। अब पीछे से बनाते चले आएंगे, पढ़ती की, पढ़ने की क्या होती है, रीड, और कुछ और बचा नहीं बनाने को तो क्वेश्चन मार्क लगा दो, सेंटेंस बन गया। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि तुम किसका मोबाइल चलाते हो, तो किसका मोबाइल एक साथ बनेगा, तो किसका मोबाइल की क्या होगी, हुज, और फिर इसके बाद मोबाइल। हालांकि चाहो तो मोबाइल फोन भी लिख सकते हो, हुज मोबाइल से भी काम चल जाएगा, तो हुज मोबाइल हो गया। अब हमें क्या लगाना है, डू या डज लगाना है, तो डू या डज हमारा क्या लगेगा, तुम के साथ डू लगेगा कि डज लगेगा, जाहिर सी बात है कि डू लगना है। अब सब्जेक्ट लिखो, तुम्हें की यू हो जाएगी। अब पीछे से बनाते चले आओ, चलाने की क्या होती है, यूज, मोबाइल कंप्यूटर वगैरह चलाने के लिए यूज का प्रयोग करते हैं। तो तुम किसका मोबाइल चलाते हो, हुज मोबाइल डू यू यूज। नीचे वाले को बना करके बताओ कमेंट बॉक्स में मुझे कि क्या इसको बना सकते हो, अगर बना सकते हो तो कमेंट बॉक्स में इसको बताओ। तो हमारा नेक्स्ट रूल रिलेटेड है कौन सा, कौन सी, कौन से, जिसकी इंग्लिश विच होती है, तो इससे, यानी कि यदि कौन सा, कौन सी, कौन से, यानी कि विच ऑब्जेक्ट से पहले दिया हो तब सबसे पहले आप विच बनाएंगे, फिर नाउन यानी कि ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसके पहले कौन सा, कौन सी, कौन से दिया हुआ है, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट बी1 अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे आप
हाउ मेनी हाउ मच वाले में और हुज वाले में देखे हैं, सेम उसी तरह का स्ट्रक्चर इसमें भी होता है, बस क्वेश्चन वर्ड चेंज होता है। जैसे मैं यहाँ पर सेंटेंस को एग्जांपल से समझाऊं कि तुम्हें कौन सी किताब पसंद है, तो कौन सी किताब एक साथ बनेगा तो क्या बनेगा, विच बुक, विच बुक हो गया। अब हमें क्या लगाना है, डू या फिर डज लगाना है, तो तुम्हें के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। फिर इसके बाद सब्जेक्ट आ गया तुम्हें, यू, फिर पीछे से बनाते चले आओ, पसंद की क्या होती है, लाइक, और कुछ बनाने को बचा नहीं तो क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब जैसे नीचे वाले को बनाएं तो कौन सी फिल्म एक साथ बनाएंगे तो क्या बनेगा, विच फिल्म कर दो या मूवी कर दो, विच फिल्म। फिर इसके बाद हमें डू या डज बनाना है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट वह है तो क्या लिखेंगे, डू, और ये लड़का है तो यहाँ पर सब्जेक्ट हम ही बनाएंगे। अब पीछे से बनाते चले आओ, देखने की क्या होती है, वॉच होती है, यानी कि चलती हुई कोई चीज देखना है तो सी नहीं वॉच का प्रयोग किया जाता है, और मूवी में जो चित्र हैं वो चलते रहते हैं। तो विच फिल्म, देखिए यहाँ पर गड़बड़ हो गया ना, यही सिंगुलर है तो यहाँ पर डज लगना चाहिए, तो विच फिल्म डज ही वॉच। अब उसे कौन सी शर्ट पसंद है, इसको कमेंट करके बताओ कि इसका क्या बनेगी। अच्छा, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसी से रिलेटेड है हमारा नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है हमारा, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, विच सब्जेक्ट से पहले दिया हो। यदि हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, विच ये सब्जेक्ट से पहले दिया हो, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट से पहले दिया हो, अब यदि सब्जेक्ट से पहले दिया हो तो कैसे बनेगा, सबसे पहले आपको हाउ मेनी, हाउ मच, हुज या फिर विच जो भी क्वेश्चन वर्ड दिया है उसको लिखना है, फिर उससे रिलेटेड नाउन लिखना है जो कि आपका सब्जेक्ट होगा। फिर आपको क्या करना है कि B1 या B5 यानी कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क लिखना है। इसमें डू या डज नहीं लगाना है। फिर से एक बार बता दूं, अगर ऑब्जेक्ट के पहले हो तो डू डज लगाना है, लेकिन सब्जेक्ट के पहले हो तो डू डज नहीं लगाना है। एग्जाम्पल से समझते हैं, कितने लड़के रोज स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, लड़के ही हैं, तो कितने लड़के की क्या होगी, हाउ मैनी बॉयज, हाउ मैनी बॉयज। अब हमें क्या करना है, डू डज नहीं लगाना है, हमें सीधे स्ट्रक्चर में देखो क्या लगाना है, बॉयज लिख दिया, सब्जेक्ट बना दिया और हाउ मैनी हाउ मच भी लगा दिया। अब हमें क्या लिखना है, B1 या B5 लिखना है। B1 या B5 इसमें क्या लगेगा, बल्कि फिफ्थ फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म। तो बॉयज लिखा है ना, हाउ मैनी वाले में जो नाउन लगता है वो प्लूरल ही होता है, तो इसके साथ जो वर्ब होती है हमेशा B1 ही लगती है। तो जाने की क्या होगी, गो, पता है कहाँ जाना है तो टू लगा दो। फिर इसके बाद स्कूल है तो स्कूल लिख दो। थोड़ी और पीछे आओ तो क्या मिलता है, रोज, रोज की, डेली, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हाउ मेनी बॉयज गो टू स्कूल डेली। अब जैसे इसमें देखो कितना पानी बह जाता है, तो जो बहने का काम किया वो पानी ने किया, तो ये सब्जेक्ट क्या है, वाटर। अब इसी के पहले जो है कितना, कितने, कितने लगा हुआ है, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, हाउ मच, और फिर इसका सब्जेक्ट पानी, वाटर, ये एक साथ आएंगे, यानी कि हाउ मच वाटर। और फिर इसके बाद हमें B1 या B5 लगाना है, तो बह जाने के लिए क्या लगाएंगे, फ्लो अवे होता है, लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है, फ्लो अवे। अब ये हमारा जो वाटर है, जब भी हमारा हाउ मच लगेगा ना तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगानी है, क्योंकि ये सिंगुलर होता है, नॉन सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल होता है, ठीक। अब इसे किसका भाई अंग्रेजी पढ़ाता है, तो किसका भाई ये सब्जेक्ट है हमारा, तो क्या लिखेंगे हम, हुज ब्रदर, हुज ब्रदर। अब हमें डू या डज नहीं लगाना है, बल्कि पीछे से बनाते चले आना है। पढ़ाने की क्या होती है, टीच,
अब यहाँ देखना किसका भाई है ना, यहाँ पर ब्रदर्स होता तो टीच लिखते, ब्रदर है तो टीच लिखेंगे। और फिर थोड़ी और पीछे आएंगे तो इंग्लिश, इंग्लिश की क्या हो, अंग्रेजी की क्या होती है, इंग्लिश, तो यहाँ पर हमने लिख दिया इंग्लिश। इस तरह से आपका ये बन जाएगा। जैसे कौन सा फूल अच्छा महकता है, तो कौन सा फूल, यही आपका सब्जेक्ट है, तो क्या होगा, विच फ्लावर, विच फ्लावर। फिर इसके बाद पीछे से बनाएंगे क्योंकि डू डच तो लगाना नहीं है, तो महकने की क्या होती है, स्मेल होती है, स्मेल। अच्छा, यहाँ पर समझना ये है कि विच फ्लावर है, अगर यहाँ पर फ्लावर्स होता तो स्मेल रहता, लेकिन फ्लावर है तो स्मेल्स हो जाएगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब को भी सिंगुलर बनाना पड़ता है। अब थोड़ी और पीछे आएंगे तो अच्छा, अच्छा के लिए या तो आप नाइस लिख दें या फिर जो है आप गुड लिख दें, और या फिर चाहें तो स्वीट भी लिख सकते हैं, या फिर चाहें तो स्वीट भी लिख सकते हैं। और इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। हम इस वीडियो में पूरे स्पेशल रूल नहीं कवर कर पा रहे हैं, हमने इसमें केवल 6 ही कवर किए हैं। अभी 25 प्लस स्पेशल रूल्स हमारे बाकी हैं जो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि अगर इसी पार्ट में बनाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और हम मोबाइल से ही रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हमें अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो गया तो अभी इसका पार्ट 2 कल आएगा, तो पार्ट 2 में आप देखिएगा बाकी के 25 प्लस हिडन स्ट्रक्चर्स, जिसमें आपको पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। ऐसे ऐसे सेंटेंस, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम, जय कारू बाबा।